मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टॉपिक है, इसको हमने क्यों पढ़ा, यहाँ उसके रीजंस देखेंगे हम लोग। कि परमिएबिलिटी यानी कि एक लक्षण है सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। पारगम्यता और दूसरा जो टॉपिक है वो है विसरण जो है, ये दोनों ही डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास में सॉल्यूशन यानी कि विलियन क्या होता है? विलियन एक प्रकार का मिक्सचर है जिसमें किसी पदार्थ को हम लोग किसी लिक्विड में अगर घोल देते हैं तो जो घुलनशील पदार्थ है वो घुलने के कारण से जो विलायक है वो एक सॉल्यूशन का निर्माण करता है। सॉल्यूट या विले वो पदार्थ है जो डिसॉल्व होता है यानी कि घुलता है। सॉल्वेंट यानी कि विलायक वो द्रव है जिसमें किसी चीज को घोलने से विलयन का निर्माण होता है। डिसॉल्व यानी कि मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड, यानी कि किसी लिक्विड में जो किसी पदार्थ को घोलने की जो प्रक्रिया है या जो क्रिया है उसी हम लोग बोलते हैं डिसॉल्व। सॉल्यूबल यानी कि अगर हम किसी पदार्थ को किसी लिक्विड में घोलते हैं और वो उसके अंदर यदि घुल रहा है तो यानी कि वो क्या है? सॉल्यूबल है। इनसॉल्यूबल जो है वो है हमारे पास में कि किसी पदार्थ को यदि हम किसी लिक्विड में या माध्यम में घोलें तो वो उस के अंदर डिसॉल्व हम लोग नहीं कर पाए, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होंगे उन्हें हम बोलेंगे इनसॉल्यूबल। अब परमिएबिलिटी ये मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी है जो मेम्ब्रेन को मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी या प्रॉपर्टी देता है। हमारे पास में जो मेम्ब्रेन्स हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। पहली है हमारे पास में इम्परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अपारगम्य झिल्ली। इस प्रकार की झिल्लियों में से कुछ भी आर पार नहीं आ जा सकता, यानी कि इनके अंदर से पदार्थों का आवागमन नहीं हो सकता, यानी कि मैटर का आर पार आना जाना नहीं हो सकता। मैटर के अंदर हमारे पास में लिक्विड या गैस या सॉलिड जो भी है, ये किसी भी प्रकार के पदार्थ को या मैटर को अपने आर पार नहीं आने जाने देती। परमिएबल यानी कि पारगम्य झिल्लियाँ। परमिएबल झिल्लियाँ वो हैं जो सभी चीज़ों को यानी कि सभी पदार्थों को जो मैटर की 3 जो स्टेज हैं, जैसे लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, उन्हें आर पार आने जाने देंगी। सेमी परमिएबल यानी कि अर्धपारगम्य झिल्लियाँ वो झिल्लियाँ हैं जिनमें से केवल जो विलायक है या सॉल्वेंट है वो आर पार आ जा सकता है। सेलेक्टिवली परमिएबल जो मेम्ब्रेन्स हैं ये पदार्थ के साइज या इन पर निर्भर न होकर अपने इंटरनल जो उनका एनवायरनमेंट है या उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार पदार्थों को अपने बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आने जाने की परमिशन दे सकते हैं। यहाँ आप लोग देखें इम्परमिएबल, ये डायग्राम जैसे शो हो रहा है कि इम्परमिएबल मेम्ब्रेन में से न तो विले न उसमें से विलाय आर पार आ जा सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से केवल जो विलायक है वो दूसरी तरफ आ जा सकता है। परमिएबल मेम्ब्रेन में से दोनों ही चीज़ें, चाहे वो सॉल्यूट है चाहे वो सॉल्वेंट है, आर पार आ जा सकता है।
अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका कि सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की होती है नेचर में, सेलेक्टिव यानी कि विशिष्टता है इसके अंदर, पारगम्यता यानी कि विशिष्ट पारगम्य प्रकार की। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे जल और नॉन चार्ज्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जिन पे किसी प्रकार का कोई आयन नहीं है, वो चार्ज नहीं है, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से आर पार आवागमन कर सकते हैं। डिफ्यूजन, अब यहाँ डिफ्यूजन जो टॉपिक है उसमें देखें कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन यानी कि विसरण। विसरण के लिए सबसे पहली जो चीज़ आवश्यक होगी वो होगी कोई माध्यम, यानी कि विसरण के लिए किसी माध्यम का होना हमारे पास में आवश्यक है। और माध्यम के अंदर किसी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन है वही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब पदार्थ में हमारे पास में लिक्विड, गैस या सॉलिड तीनों स्टेट के अंदर डिफ्यूजन होता है। तो लेकिन क्योंकि जो पदार्थ है उसकी अवस्था के ऊपर ये निर्भर करेगा कि उसकी डिफ्यूजन की रेट क्या होगी। तो जो नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। यहाँ जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो रैंडम होगा, यानी कि यादृच्छिक होगा, यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करेंगे। और जो डिफ्यूजन है वो एक पैसिव प्रकार की प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार की भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। और डिफ्यूजन उस अवस्था तक होगा जब तक कि एक साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्थापित न हो जाए। अब यहाँ आप लोग देखें जैसे कि जो मेम्ब्रेन है उसके आर पार जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका विसरण किस पर निर्भर करेगा, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पर, यानी कि मेम्ब्रेन उन्हें आर पार आने जाने देगी या नहीं देगी ये डिपेंड करेगा इस पर, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पर। और उसी आधार पर जैसे फर्स्ट है ये किस प्रकार की झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि इसमें से केवल क्या आर पार आ जा रहा है, इसमें से केवल जैसे आर पार जो आ रहा है वो है केवल सॉल्वेंट, यानी कि वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में, तो वही आर पार आ जा रहा है। दूसरी जो मेम्ब्रेन जो आगे देखें तो यानी कि मॉलिक्यूल्स जो डाई के हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या है, पारगम्य है, किसके लिए, डाई के मॉलिक्यूल्स के लिए। और जब एक मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जब समान जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है किसकी, डाई मॉलिक्यूल्स की स्थापित हो जाएगी, उसके बाद में दोनों तरफ जो आवागमन है उसकी रेट जो है वो बराबर हो जाएगी। अब दूसरी तरफ यदि देखें हम लोग तो कोई भी दो जो पदार्थ हैं वो पदार्थ एक दूसरे के विसरण को प्रभावित नहीं करते। यहाँ दोनों पदार्थ जो हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है, एक मॉलिक्यूल एक पदार्थ की जो कंसंट्रेशन है वो दूसरे पदार्थ की कंसंट्रेशन पर के विसरण पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालती, और इक्विलिब्रियम स्थापित होने तक दोनों पदार्थ अपनी सांद्रता के अनुसार जो मेम्ब्रेन है उसके आर पार आ जा सकते और एक दूसरे को प्रभावित न करने के आधार पर ही जो डिफ्यूजन है उसमें सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन, यानी कि एक या एक से अधिक जो पदार्थ हैं वो उनका डिफ्यूजन एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता। डिफ्यूजन ऑफ एवरी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स ऑन कंसंट्रेशन, यानी कि विसरण
जो है वो पदार्थ की स्वयं की सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगा, न कि दूसरे पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करेगा। जैसे शुगर और साल्ट को अगर पानी के अंदर, जल के अंदर मिला दिया जाए तो शुगर साल्ट के डिफ्यूज़न को प्रभावित नहीं करेगा और साल्ट जो है वो शुगर के डिफ्यूज़न को प्रभावित नहीं करेगा। और डिफ्यूज़न तब तक चलेगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती। डिफ्यूज़न प्रेशर, यहाँ जो डिफ्यूज़न प्रेशर है यानी कि विसरण दाब, तो जो पदार्थ की पोटेंशियल एबिलिटी है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने की, वो निर्भर करेगी उसकी कंसंट्रेशन पर। तो जो कोई भी पदार्थ है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से निम्न यानी कि लो कंसंट्रेशन के रीजन की ओर विसरित होगा। और इसके लिए अगर हम देखें तो एक निश्चित तापमान और निश्चित दाब पर किसी भी पदार्थ का जो डिफ्यूज़न है वो उसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न प्रेशर। उदाहरण के स्वरूप अगर हम देखें तो डिफ्यूज़न प्रेशर, जैसे एयर हमने एक बैलून में है, वहाँ एयर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और आउटसाइड जो एयर की कंसंट्रेशन है वो कम है। तो जो डिफ्यूज़न प्रेशर हाई कहाँ है, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो डीपी जो ज़्यादा होगा वो होगा बैलून के अंदर, और डिफ्यूज़न प्रेशर जहाँ कम होगा वो होगा आउटसाइड यानी कि जो एयर के अंदर बाहर की ओर बैलून के। तो अगर बैलून फटता है तो बैलून फटने से जो अंदर की, बैलून के अंदर की जो एयर है वो बाहर आ जाएगी, और इस बाहर आने के पीछे जो कारण होगा वो है उसका डिफ्यूज़न प्रेशर। डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है कि दो अलग अलग स्थानों के ऊपर किसी पदार्थ की जो कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन के कारण से उनके अंदर जो डिफ्यूज़न प्रेशर है वो अलग अलग होगा, और डिफ्यूज़न प्रेशर के अंतर को ही हम लोग डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट या विसरण दाब नियतांक कहेंगे। अब डिफ्यूज़न को प्रभावित करने वाले कारक अगर हम लोग डिस्कस करें तो उनके अंदर हमारे पास में है टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मास, थिकनेस ऑफ बैरियर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो सबसे पहले टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर जो जैसे जैसे यदि बढ़ता है वैसे वैसे डिफ्यूज़न रेट बढ़ता है, यानी कि पदार्थ का डिफ्यूज़न तेज़ी से होता है। अगर टेम्परेचर लो होगा यानी कि टेम्परेचर गिरेगा तो उसके साथ साथ में डिफ्यूज़न की रेट भी गिरेगी। मॉलिक्यूलर मास जो है वो यानी कि प्रतिलोम अनुपाती होता है, यानी कि अगर मॉलिक्यूलर मास घटेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि जो मास है वो कम होने पर डिफ्यूज़न का रेट बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो गिरेगी। थिकनेस ऑफ बैरियर के अंदर सेल वॉल, जितनी सेल वॉल हैं जैसे थिकर होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या हो जाएगा, गिरेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि दो क्षेत्रों के अंदर अलग अलग जो डिफ्यूज़न प्रेशर है वो अलग अलग होने पर उनके अंदर जो कंसंट्रेशन की जो ग्रेडियंट है पदार्थों की वो अगर अलग अलग है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ही रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगी। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी क्या होती है, बढ़ती है। रिलेशन बिटवीन डिफ्यूज़न एंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ
आर जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो डेंसिटी ऑफ द गैस का रिलेशन यहाँ। तो धन्यवाद।